दोस्तों मैं शाहरुख खान और आपका हमारे यूट्यूब चैनल फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों एनडीए की सहयोगी दल अपना दल सोनेलाल की प्रमुख और मोदी सरकार में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के बदले हुए तेवरों को देखकर इन दिनों हर कोई हैरान है। अनुप्रिया पटेल ने एक हफ्ते के भीतर 2 बार अपने बयानों से योगी आदित्यनाथ सरकार को मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। अनुप्रिया पटेल 2016 से मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनके पति आशीष पटेल भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन इससे पहले अनुप्रिया पटेल के ऐसे तेवर कभी देखने को नहीं मिले। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब बढ़ते अपनी आज की खबर की तरफ। दोस्तों खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपको अनुप्रिया पटेल की फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता दें कि वो मोदी सरकार में कैबिनेट में मंत्री पद तक कैसे पहुंची। अनुप्रिया पटेल के पिता सोनेलाल पटेल 1995 में अपना दल की स्थापना की थी। 2009 में सोनेलाल पटेल की मौत के बाद उनकी पत्नी कृष्णा पटेल पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी और अनुप्रिया पटेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। लेकिन कृष्णा पटेल और अनुप्रिया पटेल के बीच पार्टी पर कब्जे को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। अनुप्रिया पटेल और कृष्णा पटेल के बीच लड़ाई तब शुरू हुई जब कृष्णा पटेल ने अपनी बड़ी बेटी पल्लवी पटेल को राजनीति के मैदान में उतारा और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। अनुप्रिया पटेल ने अपनी मां के फैसले को अवैध करार दिया और यह लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया। कृष्णा पटेल ने अनुप्रिया पटेल को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद से भी हटा दिया। इसके बाद अपना दल के 2 धड़ों में बढ़ गया। अनुप्रिया पटेल के धड़े का नाम अपना दल सोनेलाल यानी अपना दल एस, जबकि कृष्णा पटेल की अगुवाई वाले धड़े का नाम अपना दल कमेरावादी यानी अपना दल के का है। 2012 में विधायक और 2016 में केंद्रीय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल। अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 2012 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से की थी। तब वह वाराणसी के रोहनिया विधानसभा सीट से 17,000 वोटों के अंतर से चुनाव जीती थी। 2014 में अपना दल ने यानी अनुप्रिया पटेल के अपना दल ने भाजपा के साथ गठबंधन किया और लोकसभा में चुनाव में मिर्जापुर और प्रतापगढ़ सीट से जीत भी हासिल की। अनुप्रिया पटेल मिर्जापुर सीट से चुनाव जीत गई और 2016 में वह पहली बार केंद्र सरकार में मंत्री भी बनी। अनुप्रिया पटेल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर जीत हासिल की। अनुप्रिया पटेल ने भाजपा के साथ मिलकर 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भी लड़ा और उनकी पार्टी 9 सीटों पर जीत भी दी गई। 2018 में उनके पति आशीष पटेल को भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का सदस्य भी चुना गया। 2019 में लोकसभा चुनाव में भी अपना दल सोनेलाल को मिर्जापुर के रॉबर्ट्सगंज सीट पर जीत मिली और अनुप्रिया फिर से मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गई। 2022 में विधानसभा चुनाव में अपना दल के जबरदस्त कामयाबी हासिल की और भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हुए 12 सीटों पर जीत भी हासिल की। मौजूदा वक्त में पार्टी के पास 13 विधायक हैं। चुनाव नतीजों के बाद अनुप्रिया पटेल के पति और अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। दोस्तों अब हम आते हैं अपनी आज की खबर की तरफ। अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले ही SC, ST और OBC के अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी नहीं मिलने का मुद्दा उठाया था। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में 62,000 शिक्षकों की भर्ती का भी मुद्दा उठाया है। अनुप्रिया पटेल ने अपना दल के संस्थापक और अपने पिता डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर योगी सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनकी ओर से पिछड़ों और दलितों से जुड़े जितने भी मुद्दे उठाए गए उन सभी का समाधान हो गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में 62,000 शिक्षकों की भर्ती का मुद्दा अभी तक नहीं सुलझा है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी के बीच जोर शोर से कहा था वह पिछड़े दलितों के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेंगी। दोस्तों आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश में 62,000 शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला पिछले कई सालों से ज़बरदस्त चर्चा में है। यह आरोप है कि इसमें SC, ST और OBC वर्ग के अभ्यर्थियों की नियमों के मुताबिक आरक्षण नहीं दिया गया है। इसे लेकर उत्तर प्रदेश में पिछड़े और दलित समुदाय के संगठनों ने लंबे वक्त तक आंदोलन भी किया था। दोस्तों अनुप्रिया पटेल ने योगी सरकार को लिखा था पत्र, जिस पर हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लें। अनुप्रिया पटेल ने कुछ दिन पहले OBC और ST वर्गों पर आने वाले अभ्यर्थियों का मामला उठाते हुए योगी सरकार को पत्र लिखा था। इसमें उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार के द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही उम्मीदवारों की भर्ती की जाती है। इन वर्गों में आने वाले अभ्यर्थियों को नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर दिया जाता है। हालांकि योगी आदित्यनाथ सरकार ने अनुप्रिया पटेल के इस पत्र पर जवाब दिया था
और उनके आरोपों को गलत भी बताया था। दोस्तों, अनुप्रिया पटेल और योगी जी के बीच जो गर्मा गर्मी है वो ओबीसी वोट बैंक को लेकर ही चल रही है। तो चलिए आपको इसका गणित भी समझा देते हैं। यूपी में 7.46% है कुर्मी समुदाय की आबादी। 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह द्वारा गठित एक सामाजिक न्याय समिति ने अनुमान लगाया था कि यूपी में ओबीसी की आबादी 43.13% है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि ओबीसी में यादव 9.4%, कुर्मी 7.46% है। मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली, भदोई, सोनभद्र, प्रयागराज, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, बरेली, फर्रुखाबाद, बाराबंकी, बहराइच, लखीमपुर खीरी, कानपुर, उन्नाव, बांदा और चित्रकूट जैसे जिलों में कुर्मी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। दोस्तों, ओबीसी वोट बैंक में लगी है सेंध। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि भाजपा के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगी है, जबकि पार्टी ने पूर्वांचल में ओबीसी चेहरे दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री पद दिया है या बनाया है, और पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी को अपना साथ जोड़ा था। संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल के रूप में उसके साथ पहले से ही ओबीसी नेता हैं। इंडिया गठबंधन ने चुनाव में ओबीसी की हिस्सेदारी और भागीदारी को मुद्दा बनाया था। अनुप्रिया पटेल ने अपने हालिया बयानों में यह साफ साफ संकेत दिया है कि वह मोदी सरकार के साथ रहते हुए एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों की आवाज़ को उठाती रहेंगी, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश और केंद्र की बीजेपी को जितनी परेशानी होगी और पार्टी इसे किस तरह हैंडल करेगी, या तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही इस मुद्दे पर केंद्र और यूपी की राजनीति गरमाएगी तो हम आपको इससे अपडेट करते रहेंगे, और बस आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहे। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे कुछ और राजनीतिक खबरों के साथ। अभी के लिए इजाज़त दें। जय हिंद।